साथियों, दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हम पहले भी सीरीज पढ़ते रहे हैं और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की ये किताब है। इसी में से मैं सारे रेफरेंस बता रहा हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारे रेफरेंस बताने की कोशिश की और ये है कि किसी भी रचनाकार को समझने के लिए उसके जीवन परिचय से गुजरना भी अनिवार्य है। उससे बहुत सारे संदर्भ हमें मिलते हैं जिनसे हम उसकी रचनात्मकता को, उसके मनोविज्ञान को, उसकी प्रतिभा के बनने बिगड़ने के क्रम को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जीवन की पारिवारिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां हमारे जीवन में हर जगह पर रिफ्लेक्ट करती है। तो उन सारी चीज़ों में किस तरह के लोग हमें जीवन में मिले हैं, उनका कैसा सपोर्ट मिला है हमें और कैसे हमने उनको आगे बढ़ाया अपने आप को, ये सारी चीज़ें होती है। तो हर रचनाकार के जीवन में भी वो चीज़ें होती है। तो सरदार पूर्ण सिंह जी की अगर मैं बात करूं तो 1881 में उनका जन्म होता है और 1931 में उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत छोटा सा जीवन था, लेकिन बड़े अच्छे निबंधकार थे, बड़े पढ़े लिखे विद्वान और चिंतक। हिंदी साहित्य में उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने दार्शनिक इमर्सन, कार्लाइल, टोल्स्टॉय, रस्किन, मिल्टन, थोरो की विशेष प्रभावित थे। उनके स्वामी रामतीर्थ उनके गुरु थे और गुरु नानक से की मानवता से बड़े प्रभावित थे। उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे। सच्ची वीरता, कन्यादान, नयनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, ब्रह्म क्रांति तथा अमेरिका का मस्ताना जोगी, वाल्ट हिटमैन। स्पष्ट है कि साहित्यकार की श्रेष्ठता लेखन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, न कि मात्रात्मकता पर। इन्होंने भी बहुत कम निबंध लिखे और आप देख रहे हैं इनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम उम्र में चले गए, लगभग 50 साल की उम्र में निकल गए इस दुनिया से। और आपने अगर आप विद्यार्थी रहें तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की सच्ची वीरता और तमाम तरह के निबंध हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल रहे हैं। सब आचरण की सभ्यता, तो उनसे आप गुजरे होंगे और आपने समझने की कोशिश की होगी कि एक बड़ा रचनाकार किस तरह से बड़ा सोचता है। जो बुद्ध कहते हैं ना कि किस प्रकार से उस करुणा और उस मानवीय धरातल पर जब हम आ जाते हैं तो हमारे सोचने का तरीका क्षुद्रताओं से ऊपर उठ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये भाव उनके अंदर मिलता है और उनकी रचनात्मकता उनको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए कि निबंधों में मनुष्यता के मूलभूत तत्वों, आचरण, श्रम, प्रेम आदि का विशेष बल दिया गया है। पंडित, मौलवी, पादरी के तत्वज्ञान को वे तत्वहीन मानते हैं और थोड़ा गहरे पेटने पर पापी की पुण्यात्मा और पुण्यात्मा में पापी दिख पड़ेगा। साधु वह है जो अपना खून सुखाकर दूसरों को फल फूल अन्न दूध देता है। अपने जीवन दर्शन को वे लक्षण के आधार पर समाज की जड़ों तक ले जाते हैं। शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग और विरोधाभास उनकी शैली के मुख्य उपादान है ना। वो कहते हैं कि जीवन में सिर्फ कहने से नहीं होता, करने से होता है। तो जीवन की जो वास्तविकता है उनकी वो बात करते हैं। छल छद्म से परे जीवन के उस वास्तविक सरोकार को हम कितना समझ पाते हैं, हमें समझने की ताकत कितनी आती है। असल में हमारी आज की जनरेशन के सामने बहुत सारे विकल्प खुल चुके हैं, ये अच्छी बात भी है, लेकिन पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। फिर भी पेशेंस चाहिए और कर्म तो करना ही पड़ेगा, साधना तो करनी ही पड़ेगी, सेक्रीफाई तो करना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि शॉर्टकट में सब कुछ हो जाए, ये सबके लिए मुमकिन नहीं है। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी उम्र भी बहुत कम ही थी, 1883 में उनका जन्म होता है और 1920 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए बहुत ज़्यादा साल नहीं जिए हो, लगभग 36-37 साल की उम्र है। और उस उम्र में उनकी कहानी पढ़ी ही होगी आपने, उसने कहा था कहानी, लहना सिंह की प्रेम कहानी। और पंजाब का परिवेश, मोहब्बत की दास्तान, उस कहानी को आज भी पढ़ते हैं तो लगता है कि आज ही लिखी हुई कहानी है। क्लासिकल कहानी सच में। तो एक कहानी से भी रचनाकार अमर हो सकता है और हजारों किताबें लिखकर भी आपको लोग कूड़ा रचनाकार ही कहे, ये भी हो सकता है। तो गुलेरी जी काफ़ी खाते पीते परिवार के थे और के पिता हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा क्षेत्र में गुलेर गांव के निवासी थे। और महाराजा जयसिंह, जयपुर के महाराजा ने इनको आमंत्रित किया था और यह राजा के पास आ गए थे।
और जय गुलेरी जी का जन्म भी यहीं हुआ था। और महामना मालवीय जी के आग्रह पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर भी रहे। इसी समय वे काशी नागरिक प्रचारणी सभा के निकट संपर्क में और हिंदी की सेवा खूब सेवा की इन्होंने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ सरस्वती में भी काम किया। उन्होंने जयपुर से समालोचन भी निकाली थी। उस समय संस्कृत की पढ़ाई इन्हें विरासत में मिली थी, क्योंकि पंडित आदमी थे और परिवार में सब कुछ माहौल था। और जब राजा इनको बुला रहा है, इसका मतलब विद्वान थे तभी बुलाया। तो संस्कृत इनके बड़े प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत के उद्भट विद्वान होने के अतिरिक्त वे श्रेष्ठ भाषाविद थे, अनुसंधानदाता थे, कवि, कहानीकार, निबंधकार, सब कुछ थे। वे एक और अशोक के धर्मलिपियों का संपादन करते हैं। दीदार गंज की मूर्तियों का पुरातात्विक विश्लेषण करते हैं। पुरानी हिंदी नामक निबंधमाला लिखकर अपभ्रंश की विशेषताओं का विद्वतापूर्ण उद्घाटन करते हैं। तो दूसरी ओर काशी जय, जमुना, मैया जी, कछुआ धर्म और मौर्य माई कुठाव आदि निबंध भी लिखते हैं। उनके निबंध में 3 विशेषताएं हैं: जिंदादिली, संदर्भ कला और चोट करने की व्यंग्यात्मक क्षमता है। भारतेंदु के निबंधों में जो जिंदादिली मिलती है वह यहाँ थोड़ी सहमित हो जाती है। निबंधों के बीच जो ऐतिहासिक और मिथकी संदर्भ लाए जाते हैं उनके पांडित्य में प्रगतिशील दृष्टि का परिचय देते हैं। देखिए, मैंने कहा एक दिन उन्होंने संपादन कार्य बहुत ज़्यादा किया है, फिर अनुसंधान किया है, पुरातात्विक काम किया है। तो देखिए, एक आदमी का योगदान सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं होता, वो कई क्षेत्रों में भी काम कर सकता है। तो सिर्फ कहानीकार के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनकी प्रतिभा को देखिए। आपको शायद पता नहीं होगा कि भाषाविद भी थे, अनुसंधान का काम भी किया, संस्कृत में भी काम किया और निबंध भी लिखे और संपादन का काम भी किया। उन्होंने अशोक की जो धर्म लिपियाँ थी उनका संपादन भी किया। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे काम किए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी एक रचनाकार का एक चीज़ एक्सपोज हो जाता है कि अज्ञेय सिर्फ कवि थे। अज्ञेय सिर्फ कवि ही नहीं थे, आलोचक भी थे, संपादक भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, पत्रकार भी थे, सेना में नौकरी भी किए, वो संस्कृत के जानकार भी थे, घुमक्कड़ भी थे। न जाने कितनी प्रतिभाएं थी, लोगों की हेल्प भी बहुत करते थे, बहुत लोगों की मदद करते थे वो। और कभी उन्होंने किसी बात का कोई दिखावा भी नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिर्फ निबंधकार ही नहीं थे, सिर्फ इतिहासकार ही नहीं है, वो अनुवादक भी है, चिंतक भी है, थिंकर भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सिर्फ इतिहासकार नहीं है, प्राच्य साहित्य के जानकार भी है, आधुनिकता से लबरेज भी है। और हमेशा हंसने की बात कहते हैं, हंसी उनकी वो जोरदार थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अशोक के फूल से लेकर के उनका हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, आदिकाल, न जाने कितनी किताबें लिखी उन्होंने। 4 उपन्यास लिखे, निबंध कितने लिखे और न जाने क्या क्या नहीं लिखा उन्होंने। पूरा जिसे कहते हैं कि मतलब वो दूसरी परंपरा की खोज के वाकई सच्चे इतिहासकार थे वो। तो हम बात कर रहे थे गुलेरी जी की, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा झड़प नीति के विरुद्ध थे। हमने कहा ना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी में प्रतिभा थी, लेकिन वो भाषा की उस नैतिकता की बाउंड्री को कभी तोड़ नहीं पाए थे। तो ये उस दौर के रचनाकार थे, इन्होंने उन सारी चीज़ों का विरोध भी किया और अपने हिसाब से भाषा को एक संयमित और एक वास्तविक भाषा में लेके आए। ये भाषा के संबंध में भारत मित्र संपादक के साथ थे और द्विवेदी जी के विरुद्ध थे। द्विवेदी जी के संस्कृत ज्ञान का भी उन्होंने संयमित ढंग से मजाक उड़ाया है। कहना न होगा कि बाद में द्विवेदी जी की गद्य भाषा का चलन नहीं हुआ। गद्य परंपरा को आगे बढ़ाने का काम गुलेरी जी ने ही किया, क्योंकि द्विवेदी जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा इतनी कठिन है कि आप सामान्य आदमी समझ नहीं पाएगा। तो उस प्रकार की भाषा पर लोक में, समाज में चल नहीं पाएगी ना। तो बाद में गुलेरी जी से लेकर के इन लोगों ने एक नई भाषा एक ईजाद की, जो कि बहुत सरल भाषा, जो बाद में प्रेमचंद के साहित्य में सबसे अधिक, प्रेमचंद ने उसको सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया, क्योंकि प्रेमचंद जन जन तक जाते हैं, आम आदमी तक जाते हैं। और उनकी प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर जब आप पलटेंगे ना पेज, तो कहीं तेल लगा हुआ, उसके ऊपर कहीं कुछ लगा हुआ, इस प्रकार के निशान लगे हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ तमाम पुराने पुस्तकालय में, जो पुराने ऑफिस है, जहाँ तुम गार्ड लोग रात में नौकरी किया करते थे, कहते हैं कि वही लोग पढ़ते थे उनको। और उनको कभी माथे में लगा रखे, कहीं लगा रखे, कुछ लग गया तो पढ़ रहा है और अपना लगा रहा है अपना, क्योंकि इतना अधिक सरल लिखते हैं प्रेमचंद कि वो सामान्य आदमी उसको पढ़ना चाहता है। प्रेमचंद की पहुंच इसीलिए प्रेमचंद है, और हर कोई प्रेमचंद नहीं हो सकता, और प्रेमचंद वाकई दोबारा नहीं पैदा होते। तो प्रेमचंद बनना इतना आसान नहीं है। तो मैं यही कह रहा था कि किस प्रकार से हर रचनाकार की प्रतिभाएं विभिन्न प्रकार की होती है, हम उसको कितना एक्सप्लोर करते हैं नहीं करते हैं, हम पे डिपेंड करता है।
और आज का दिन आपके लिए शुभ हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और खुश रहिए। और हर दिन का अच्छा उपयोग कीजिए। सफलता असफलता मिलना कोई हमारे हमारे बस में नहीं है। सब कुछ वो सब हमारी मेहनत का परिणाम होता है। लगातार लगे रहिए और गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है। ज़िंदगी में अच्छा और बुरा दौर सबके जीवन में आता है। अपने आप को निराशा के दौर में नहीं ले जाना है, बल्कि हमेशा उम्मीद और आशा से भरे हुए रहना है। और हमारे चैनल पर आइए, प्लीज़ कमेंट कीजिए और भी क्या सुनना है, क्या बोलना है, हम बताएंगे। और ज़िंदगी में हमेशा उमंग को बनाए रखिए, उत्साह को बनाए रखिए। जीवन में आशा ही उत्साह की जननी, इसलिए हमेशा आशावादी रहना बहुत ज़रूरी है। आशा ही उत्साह की जननी है। अगर हमें आशा है कि हमें 5 साल के बाद हम इस काम में सफल हो जाएंगे, तो बस हम आज से तो हमारा मन काम करता रहेगा। लेकिन हमें कभी उम्मीद ही नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे। हम पहले ही नाउम्मीद हो गए हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो हार गया हूँ। तो फिर हार गए हो तुम। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन में गांठ बांध लीजिए, हारना नहीं है, लड़ते रहना और चलते रहना है। ज़िंदगी सबकी ऐसी है। अपने लक्ष्य पर नज़र रख करके हमें चलते चले जाना है। एक दिन मंजिल मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। खुद पर यकीन से मंजिल मिलती है। दूसरों पर डिपेंड रहने से और दूसरों पर भरोसा करने से नहीं होता है काम। इसलिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। खुश रहना ही आगे बढ़ने का तरीका है और ज़िंदगी जीने का भी तरीका है। इसलिए खुशी का कोई पैसा नहीं लगता, खुशी फ्री है। समझ गए ना? खुशी फ्री है, इसलिए खुश रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पर आइए, हमारे चैनल पर आकर के कमेंट कीजिए प्लीज़। और खुश रहिए, बस खुशी मुफ्त में है। समझ गए? बाकी शब्बा खैर, मिलते हैं कल वापस।